Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Today we will continue with the chapter 16, Emergence of Independent States. And today we will read about the Marathas, Rajputs and Mysore's. Marathas. कहते शिवाजी challenged the powerful empire of Mughals during the reign of Aurangzeb and laid the foundation of Maratha state. आपने पहले ही पढ़ा था कि जो है औरंगज़ेब ने जो है शिवाजी को धोखे से जो है कैद कर लिया था क्योंकि वो हरा नहीं पाया था। तो कहते हैं इसीलिए शिवाजी ने जो है कि नाम पावरफुल एम्पायर्स कहते हैं औरंगज़ेब के समय में रीन को होता है राज्यकाल, औरंगज़ेब के राज्यकाल में ही उन्होंने एक जो है शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी थी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द यानी कि मराठा साम्राज्य की नींव रख दी थी। The brilliant Maratha commanders and statesmen filled the vacuum created by the disintegrated Mughal authority. कहते हैं जितने भी मराठास अच्छे थे, कमांडर्स थे, सेनानी थे या राजनेता थे, उन्होंने जो है मुग़लों के बाय द डिसइंटीग्रेटेड मुग़ल अथॉरिटी यानी कि जो जगह खाली पड़ गई थी, जो मुग़लों के टूट होने से जगह खाली पड़ गई थी उसको भरा। दे बिकेम ए मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया एंड सक्सीडेड इन कैप्चरिंग दिल्ली इन 1760 और एक बड़ी राजनीतिक ताकत के उभर कर आए और उन्होंने 1760 ईस्वी में दिल्ली को हथिया लिया। बट दे फेल टू रिप्लेस द मुगल एम्पायर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स। और लेकिन मुग़लों को साम्राज्य को बदलने में जो है वो फेल रहे क्योंकि उनमें जो थी आपस की एकता बहुत कम थी एंड ऑर्गेनाइज कोई भी जो प्रोग्राम था वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, व्यवस्थित नहीं था। बट देयर कांस्टेंट वॉर्स डिस्ट्रॉयड द मुग़ल एम्पायर और लेकिन उनकी जो लगातार की जो लड़ाइयाँ थी उससे क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य जो था वो ख़त्म हो गया था। आपने पढ़ा होगा कि औरंगज़ेब के बाद कोई भी सक्सेसर ऐसा नहीं था जो उस शासन को लंबे समय तक चला सकता। शिवाजी वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए मिलिट्री कमांडर। हिज मदर जीजाबाई इंस्टिल्ड पैट्रियोटिज्म इन हिम। कहते शिवाजी एक जो है एबल एक योग्य एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री कमांडर भी थे और उनकी माता जी जो थी उनका नाम क्या था, जीजाबाई, जो हमेशा उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना को भरती रहती थी। He captured the forts of Torana and Purandar and fought many battles against Bijapur and the Viceroy of Deccan. उन्होंने तोराना और पुरंदर जो थे, तोराना और पुरंदर एक ऐसे किले थे जिनको शिवाजी ने जीत के हासिल करा और जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं बीजापुर और डेक्कन के वायसराय के अगेंस्ट जो विरुद्ध जो है उन्होंने लड़ी। You have read that Aurangzeb has sent Jai Singh to persuade Shivaji to meet the Mughal emperor but was tricked and was imprisoned। कहते हैं हमने आगे पढ़ा है जो पिछले मुग़ल एम्पायर में है, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मुग़ल एम्पायर देखा था कि औरंगज़ेब ने जो है जय सिंह को भेजा था कि वो उन्होंने शिवाजी को मनाया कि वो जाकर जो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से बातचीत करना चाहता है कि औरंगज़ेब बातचीत करना चाहता है शिवाजी से, लेकिन औरंगज़ेब की ये क्या थी, एक चाल थी। जब शिवाजी वहाँ पर आए तो उन्होंने औरंगज़ेब ने क्या किया, शिवाजी को कैद कर लिया, धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। ही मैनेज टू रन अवे फ्रॉम द प्रिजन अलॉन्ग विद हिज सन संभाजी हिडन इन फ्रूट बास्केट। लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल हो गए। और कैसे, बोले कि फल की टोकरी में बैठकर वहाँ से भागने में वो क्या हो गए, सफल हो गए। औरंगज़ेब टू हैड टू एक्सेप्ट शिवाजी एज अ किंग एंड ग्रांट हिम द जागीर ऑफ बेरार। जब उन्होंने देखा कि वो उनकी कैद से भी भाग गया औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब ने वाकई में उनका लोहा माना और उन्होंने कहा कि वाकई में शिवाजी के एक राजा हैं और उन्होंने जो है बेरार की जागीर जो है शिवाजी को एक भेंट स्वरूप दे दी। कहते ही शिवाजी एस्टैब्लिश ए हिंदू स्टेट एंड टुक ओवर द टाइटल ऑफ छत्रपति। और शिवाजी ने जो है एक हिंदू राज्य की नींव रखी, हिंदू राज्य स्थापित किया। और कौन सा टाइटल, कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति। एक छत्रपति का छत्र का मतलब, छत्र क्या होता है, छतरी के आकार का होता है जिसके नीचे जो सब लोग आश्रय ले सकें, सुरक्षित समझ सकें। छत्रपति का मतलब जिसके राज्य में सब सुरक्षित हो। ए सिविल वॉर वॉज स्टार्टेड बिटवीन शाहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी एंड हिज आंट ताराबाई that divided the loyalty of the Maratha
सरदार। कहते हैं सिविल वॉर होती है जो राज्य के अंदर ही अंदरूनी लड़ाई होती है, उसको हम सिविल वॉर होते हैं। एक होती है एक देश दूसरे देश से लड़ता है, एक लड़ाई होती है जो हम अपने ही देश के अंदर आपसी लोगों के बीच में, चाहे वो जाति के ऊपर हो, धर्म के नाम के हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, वो जो है चाहे वो समय गद्दी के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई, किसके बीच में, शाहू जो शिवाजी के ग्रैंडसन होते थे और उनकी आंट ताराबाई के बीच में, जिससे क्या हुआ कि जो वफादारी थी वो बट गई। मराठाओं की जो वफादारी थी, कुछ जो मराठा ताराबाई के वफादार थे वो उसकी तरफ चले गए, जहाँ पहले एक थे वहाँ सब क्या आ गया, बट गया, और शिवाजी जो शाहू के थे वो शाहू के पास चले गए। द मराठा गवर्नमेंट अंडरवेंट ए चेंज अंडर बालाजी विश्वनाथ, द पेशवा चीफ मिनिस्टर ऑफ किंग शाहू, एंड ए पीरियड ऑफ पेशवा डोमिनेशन बिगेन। अब क्या हुआ कि इसके होने से क्या हुआ कि पेशवाओं का राज आना शुरू हो गया। मराठा गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत सारे चेंज है, अंडरवेंट ये चेंज का मतलब बहुत सारे बदलाव हो गए। बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा के उस समय मुख्यमंत्री थे और किंग थे, किंग शाहू एंड द पेशवा ऑफ किंग शाहू एंड ए पीरियड ऑफ पेशवा डोमिनेशन। और अब डोमिनेशन होता है, अब जो है पेशवाओं का दबदबा जो है वो शुरू हो गया। द मराठा पावर स्प्रेड ओवर मालवा, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। निज़ामुल मुल्क ऑफ डेक्कन was forced to grant the चौथ एंड सरदेशमुखी टू द मराठास। अब मराठा पावर जो है कहाँ तक फैल गई, मालवा, गुजरात और बहुत सारे बुंदेलखंड में। निज़ामुल मुल्क जो थे वो डेक्कन was forced to grant द चौथ एंड सरदेशमुखी। अब निज़ामुल मुल्क जो डेक्कन में थे उनको जो है चौथ और सरदेशमुखी दो तरह के मराठाओं द्वारा लगाए हुए टैक्स थे उनको देने पड़े। द मराठास मेड रिपीटेड अटैक्स। अब हमने समझने की बात है कि चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है, किस तरह के टैक्स हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे। कहते द मराठास मेड रिपीटेड अटैक्स ऑन बंगाल एंड फोर्स द नवाब ऑफ बंगाल टू गिव देम उड़ीसा। कहते हैं मराठाओं ने बार बार बंगाल के ऊपर जो है आक्रमण किया और बंगाल के नवाब को उड़ीसा देने पर मजबूर कर दिया। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज टैक्सेस लाइक चौथ एंड सरदेशमुखी। और उस समय की जो मेन राज्य की जो आय का साधन था, स्रोत था, वो क्या था, टैक्स, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ वाज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इट वाज कलेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द टेरिटरीज विच वर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग। चौथ वो लैंड रेवेन्यू था जो है, चौथ वाज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी कि भूमि कर था जो 1/4 हिस्सा जो था जाता था। कहते इट वाज कलेक्टेड टू रिटर्न द, कहते ये इसलिए कलेक्ट किया जाता था कि इसके रिटर्न में, इसके बदले में राज्य के उनको क्या किया गया, जो राजा के बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। सरदेशमुखी एक वैज एन एडिशनल टैक्स ऑफ 1%, यानी कि ये तो राज्य में जाता था। सरदेशमुखी टैक्स जो था सीधा जो राज्य के खजाने में जाता था। 1% जो टैक्स था वो शिवाजी के डिमांड क्या और शिवाजी के खजाने के जाता था, एज ही वॉज द चीफ ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि वो मुख्य, क्योंकि कहीं भी सहायता कहाँ से की जाती थी, अगर कोई आपातकालीन सहायता की जाती तो वो खजाने से में से पैसा लेकिन खजाने में पैसा कहाँ से आएगा, कर से आएगा। इसलिए सरदेशमुखी टैक्स जो था वो सीधा राजा के खजाने, यानी कि शिवाजी के खजाने में एक एडिशनल टैक्स होता था जो देना होता था राजा को। चौथ क्या था, वो खजाना जो भूमि कर था, जो देते तो राज्य को थे और राज्य इसके बदले में जैसे सिपाही नियुक्त करने, कोतवाल नियुक्त करने, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते थे। एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑफिसर्स रैन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठास किंग। देयर वर 280 फोर्ट्स इन शिवाजीज पोजेशन। कहते हैं एक एफिशिएंट टीम थी, ऑफिसर जो थी मराठाओं के राजा की जो पूरे शासन व्यवस्था में मदद करती थी, शासन व्यवस्था उनके बलबूते पे चलता था। कहते 280 फोर्ट्स यानी कि 280 जो किले थे वो शिवाजी के अंदर थे, यानी कि उसके ऊपर उन 280 किलों पे शिवाजी की पकड़ थी, उनके ऊपर वो उन राज करते थे। ए हवलदार कंट्रोल्ड ईच फोर्ट एंड द सराउंडिंग टेरिटरी। हवलदार क्या करता था, हर किले की सुरक्षा करता था और जो आसपास के उसके लगते राज्य थे, किले के आसपास के लगते राज्य की भी सुरक्षा करता था। द आर्मी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रेड्स। आर्मी भी बटी हुई थी डिफरेंट ग्रेड्स में। शिवाजीज आर्मी वॉज वेल नोन फॉर गुरिल्ला वारफेयर। कहते शिवाजी की जो सेना थी वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज़्यादा
निपुण थी। कहते हैं गुरिल्ला वॉर विच सूटेड द माउंटेनियस रीजन, यानी कि जो पहाड़ों के क्षेत्र थे उन पर सूट करती थी। आज भी हमारी फौज के अंदर गुरिल्ला जो है एक आर्मी होती है जो पहाड़ी, यानी जो उस समय थी, ये किसने शुरू की? शिवाजी ने। और शिवाजी ने ये जो थे कि उस समय क्या करते थे, जब सेना कम हो जाती थी तो क्या करते थे, वो माउंटेनियस रीजन में यानी कि पहाड़ों में छिपकर जो है दुश्मन पर आक्रमण करते थे। क्या है गुरिल्ला वारफेयर? इस स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर्स could easily attack the large enemy force and then run away to safety। कहते हैं वो एक छोटे सी बैंड ऑफ सोल्जर्स का मतलब टुकड़ी। आपने कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो बैंड ऑफ सोल्जर्स कलेक्टिव नाउन ही है, यानी कि छोटी सी एक टुकड़ी सैनिकों की जो है बड़ी शत्रु की बड़ी सेना पर आराम से जो है आक्रमण कर देती थी और उनके ऊपर आक्रमण करके उनको मारकर छुप जाती थी वहीं जंगलों में, पहाड़ों में। कहते हैं अब आगे आपके आ गया राजपूत। कहते हैं राजपूत, मैनी राजपूत ट्राइड टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। कहते हैं बहुत सारे राजपूत राजाओं ने जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु के बाद इंडिपेंडेंट स्टेट जो स्थापित करने की कोशिश की। अजीत सिंह द किंग ऑफ मरवाड़ एंड स्वाई जय सिंह द किंग ऑफ अंबर जयपुर took advantage of the war of succession among the emperors and emperor's sons and declared their independence from the Mughal empire। क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा सक्सेसर नहीं था, उत्तराधिकारी निपुण नहीं था जो उस मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा सकते, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? अजीत सिंह जो थे किंग ऑफ मरवाड़ यानी कि जोधपुर के वो जो राजा थे, और सवाई जय सिंह जो अंबर के जो राजा थे, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने अलग अलग जो है आज़ाद जो राज्य स्थापित कर लिए। देवर फेड अप ऑफ रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटॉलरेंस अंडर औरंगजेब जय सिंह है। कहते हैं अब क्योंकि वो जो है उसके क्योंकि औरंगजेब की जो नीति थी ये परिवर्तन करने की, यानी कि दूसरे धर्मों के प्रति ना सहानुभूति रखने की, उससे वो सब लोग तंग आ चुके थे, फेडअप तंग आ चुके थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टॉलरेंस अंडर औरंगजेब, जो औरंगजेब की जो थी जातियाँ थी लोगों के ऊपर शासकीय तौर पर भी, उससे भी वो तंग आ चुके थे। जय सिंह हैड द गवर्नरशिप ऑफ सूरत एंड आगरा एंड अजीत सिंह वॉज द गवर्नर ऑफ अजमेर एंड गुजरात। जय सिंह जो थे गवर्नरशिप किसकी मिली उन्हें? सूरत और आगरा की के बने, और अजीत सिंह जो थे वो अजमेर और गुजरात के बने। द किंग ऑफ मेवाड़ उदयपुर हैड ऑलवेज अपोज द मुगल्स। अब मेवाड़ के राजा ने भी जो है मुगलों का विरोध कर दिया। नाउ ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट पावर। अब उनको जो है एक मौका मिल गया था, अवसर मिल गया था अपने राज्य को, आज़ाद राज्य को स्थापित करने का। अनफॉर्चुनेटली द राजपूत स्टेट्स वर अनएबल टू यूनाइट ड्यू टू म्यूचुअल राइवलरी। लेकिन राजपूतों में ये बहुत बड़ी कमी थी कि हर कोई जो है सत्ता पर बैठना चाहता था। उनकी आपसी दुश्मनी, राइवलरी होती है जो आपसी विद्रोह, आपसी दुश्मनी के कारण ही राजपूत स्टेट जो है एकजुट ना हो सके। एंड द सराउंडिंग टेरिटरीज डिमिनिश्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ जाट्स, मराठास एंड लोकल रूलर्स। और धीरे धीरे जो आसपास के राज्य थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए। डिमिनिश्ड का मतलब ख़त्म होने शुरू है, क्योंकि जाटों की पावर, मराठाओं की, और जो वहाँ के आम जमींदार लोकल रूलर्स थे उनकी जो है पावर, शक्तियाँ, ताकत थी वो बढ़नी शुरू हो गई। अब है हमारा मैसूर। मैसूर क्या है? द स्टेट ऑफ मैसूर रोज टू प्रोमिनेंस इन साउथ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर। Earlier it was ruled by Chika Krishna Raj, but the real power was in the hands of Wadiyar brothers। कहते हैं मैसूर की जो है साउथ इंडिया में जो है मुगलों के डेथ के बाद, यानी कि मुगल पावर जब ख़त्म होगी, पतन की ओर थी, तब जो है मैसूर की जो पावर थी वो जो है लाइमलाइट में आई। उस समय जो है वो साउथ इंडिया में उभर कर आया। और पहले जो था इसके ऊपर जो चिका कृष्णा राज जो थे वो राज करते थे, लेकिन असली जो ताकत थी वो वोडेयार ब्रदर्स के हाथ में थी। देव जो जिनका नाम था देव राजा एंड नाना राजा, ये दोनों वोडेयार ब्रदर्स से इनके हाथ में थी। हैदर अली 1762 जिसका पीरियड था 1782 तक, became the ruler of Mysore and carried out successful wars against Marathas and the Nizams। अब हैदर अली जो थे रूलर जो बैठे और उन्होंने मैसूर को जब शासन संभाला तो उन्होंने मराठाओं के अगेंस्ट विरुद्ध और निज़ामों के अगेंस्ट जो है उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ जो है
शुरू कर दी। लेकिन हैदर अली जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और वो लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। आफ्टर हैदर अली उनके बेटे टीपू सुल्तान जो थे 1782 में गद्दी पर बैठे। ही इंट्रोड्यूस्ड, कहते उसने बहुत सारे सुधार किए। किस किस में सुधार किया? आर्मी में, सेना में, व्यापार में, सिक्कों में, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, जो भार नाप तोल में व्यवस्था, उसमें सुधार किए। ही एनकरेज हार्ड वर्क एंड प्रोटेक्टेड द फार्मर्स। कैसे उसने जो है किसको एनकरेज किया, बढ़ावा किसको दिया? मेहनत को बढ़ावा दिया। और किसानों के जो है जमींदारों से बचाया भी, क्योंकि ही वॉज एन एबल वॉरियर एंड जनरल। कहते एक महान योद्धा भी था, जनरल भी था। उसने अपनी आर्मी को जो है यूरोपियन स्टाइल पर ऑर्गेनाइज किया था। ही वॉज ए मुस्लिम बट वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। कहा जाता है वो मुस्लिम था लेकिन दूसरे धर्मों का भी आदर किया करता था। टीपू सुल्तान वॉज ए स्टॉन्च एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एंड केप्ट अपोजिंग देम टिल हिज डेथ। कहते टीपू सुल्तान जो था वो एक कट्टर जो था शत्रु था अंग्रेज़ों का, और अपने लड़ते तक, जब उसको टीपू सुल्तान को जब अंग्रेज़ों ने जो है फांसी लगा दी थी, तब तक अपनी मौत तक वो उनके अगेंस्ट ही लड़ता रहा, विरोधी लड़ता रहा। ही सेंट हिज एम्बेसडर्स टू फ्रांस, टर्की, ईरान एंड अरब स्टेट टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसने बाहर के मुल्कों के साथ बहुत दोस्ती बनाई हुई थी, इसीलिए उसने जो है फ्रांस, टर्की, ईरान और अरब के देशों में अपने दूतों को भेजा। क्या है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है खड़ा होने के लिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए। ही ट्राई टू मॉडर्नाइज हिज नेवल पावर। नेवल पावर होता है समुद्री ताकत को भी उसने यह मॉडर्नाइज किया, आधुनिक रूप दिया और उसको बढ़ाया शुरू किया। एंड टू डेवलप एक्सटर्नल ट्रेड, और बाहर के मुल्कों के साथ, बाहर के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में। ऑन द होल इंडिया of 18th century lacked social unity due to the feudal divisions and economic disparity। कहते हैं लेकिन ऑन द होल पूरा क्या है, भारत जो था 18th सेंचुरी में जो था लैक सोशल यूनिटी, सामाजिक जो एकता थी वो ख़त्म थी, ड्यू टू द फ्यूडल यानी कि जमींदारी प्रथा के होते हुए, एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और आर्थिक तौर पर बहुत अंतर होने की वजह से। द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज नॉट गुड, और उस समय औरतों की कंडीशन भी क्या थी? अच्छी नहीं थी। द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एट द हैंड ऑफ द फॉरेन कंपनीज डिस्ट्रॉयड द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड। और पिछड़ापन, खेतीबाड़ी में पिछड़ापन होने की वजह से, और इंडस्ट्री में जो थी एट दी हैंड्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनियों के हाथों में जाने की वजह से क्या था? क्योंकि विदेशी कंपनियों ने भी भारत का जो है अंदरूनी और बाहर का व्यापार जो है बहुत हद तक ख़त्म कर दिया था। क्योंकि उस समय जो हमारी जो यहाँ पर एग्रीकल्चर थी वो पुराने उसी पे पत्ती पे होती थी, और लेकिन उन्होंने आकर नहीं वो शुरू की। कहते हैं कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर ऑल्सो सफर्ड। कहते हैं कल्चर जो था, संस्कृति, आर्किटेक्चर, कलाकृति जितनी भी है, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, इन पर भी जो है प्रभाव पड़ा। एंड उर्दू एमर्ज एज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द हाई क्लास। लिंगुआ फ्रैंका होता है कि जो आम लैंग्वेज, जो कि ना आम जो लैंग्वेज है उसको जो है स्पीकर, उसके लैंग्वेज जो वहाँ की बोलचाल की लैंग्वेज थी या जो नहीं जानते थे, उसके बीच में जो उर्दू एक ऐसी भाषा उभर कर आई जिसको जो है हम कहते हैं हाई क्लास के जो लोग थे बोलने, उसको बोलते थे, उसमें लिंगुआ फ्रैंका के रूप में, यानी कि उसको अपनाया गया। जैसे आज हम कहते हैं ना इंग्लिश जो है कैसे लिंगुआ भी क्या है हाई क्लास में, आप क्या मानते हो? इंग्लिश बोलते हैं। अगर कोई केरल का हो वो नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, इधर से पंजाब का वो पंजाबी जो हो वो हिंदी नहीं जानता, तो उसमें एक इंग्लिश क्या है उसको जोड़ने का काम करते। उस समय उर्दू भाषा एक ऐसी थी। द हिंदूज रिसीव्ड प्राइमरी एजुकेशन एट द टेम्पल्स एंड द मुस्लिम्स एट द मॉस्क। और हिंदू को जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से मिलती थी? मंदिरों में से, और मुस्लिमों को मस्जिद में से। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, you got all the points. Now I have written all the major points in this PPT. Note down it, learn it also. Till then, goodbye. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. In the next session, we will do the book work and the question answer of this chapter. Till then, goodbye, students.